एजेंसी का मतलब क्या होता है, एजेंट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, प्रिंसिपल कौन बन सकता है। अगर तुमने एजेंट को बोला है टिकट बुक करने को, उसने टिकट बुक की है, इसका मतलब यू आर बाउंड, मतलब हम अब जिम्मेदार हैं पे करने के लिए। अब उस पर्पस के लिए हम उसको सारी अथॉरिटी देते हैं कि वो उस काम को करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस होगा वो एक्शंस ले पाएगा। जब प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड हो, जब एजेंट अथॉरिटी के बियॉन्ड जाए, जब एजेंट खुद ही एक्सेप्ट करे कि आई एम पर्सनली लायबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम करने वाले रिवीजन वो है चैप्टर एजेंसी का। एक छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक, बट एग्जाम में पूछा जाता है। एजेंसी का मतलब क्या होता है, एजेंट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, प्रिंसिपल कौन बन सकता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में, जहाँ पे आपको मिलने वाला एक फुल फ्लेज रिवीजन विद मिनिमम टाइम। सबसे कम समय में हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो बच्चों, सबसे पहले एजेंसी क्या है। एजेंसी का मतलब होता है जब हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं तो उसे एजेंसी बोलेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ एजेंट: he is a person authorized to act on behalf of another person to create legal relationship with a third party। तीन यहाँ पे टर्म्स आइए, एजेंट, प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी। समझते हैं क्या है। मान लेते हैं हियर इज ए, दूसरा है के और तीसरा है IRCTC, जहां से ट्रेन की टिकट्स बुक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे के जो है, के एक एजेंट है ऐसा मान रहे हैं हम, जो ए के लिए टिकट बुक कर रहा है IRCTC के थ्रू, वो टिकट बुक कर रहा है। ठीक है, तो IRCTC कौन हुआ? थर्ड पार्टी। काम किसने किया? इस एजेंट ने टिकट बुकिंग का। बुकिंग किसके लिए की? इस पर्सन के लिए। तो अब यहाँ पे पेमेंट के लिए कौन लायबल होगा? यहाँ पे पेमेंट के लिए ए विल बी लायबल। मतलब ए कौन है? प्रिंसिपल। काम भले कोई और कर रहा है पर नाम तुम्हारा हो रहा है, दैट इज वॉट एजेंसी इज। कोई और आपके बिहाफ पे काम कर रहा है बट यू आर लायबल टू द थर्ड पार्टी। वहां पे थर्ड पार्टी के लिए लायबल हम होंगे, कोई और पर्सन लायबल नहीं होगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रिंसिपल इज बाउंड बाय एजेंट्स एक्शन। अगर तुमने एजेंट को बोला है टिकट बुक करने को, उसने टिकट बुक की है, इसका मतलब यू आर बाउंड, मतलब हम अब जिम्मेदार हैं पे करने के लिए। एजेंट डजंट कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम। ये एजेंट जो भी काम करता है कभी खुद के नाम में नहीं करता। जैसे इसने टिकट भी बुक की होगी तो प्रिंसिपल के नाम पे की होगी। एजेंट्स आर क्रूशियल फॉर मॉडर्न कॉमर्स, स्पेशली फॉर बिजनेसेस, LLPs। अब बड़े बड़े बिजनेस है तो वहाँ पे एजेंट्स होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना एजेंट्स के बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं चल सकते हैं। नाउ हाउ यू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट होती है? पहला तरीका है कि वर्ड्स के थ्रू हमने किसी को बोला कि ये हमारा काम करना, तो ये एक नॉर्मल जनरल तरीका है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब होता है शब्दों के थ्रू एजेंसी क्रिएट करना। हमने बोला कि मिस्टर ए को ये काम कर देना, मेरी फ्लाइट टिकट बुक कर देना, तो ये जो है ये एक्सप्रेस एजेंसी है। मैंने कॉल करके बोला हो, मैंने व्हाट्सएप पे लिखा हो, ये एक्सप्रेस एजेंसी है। क्लियर अपॉइंटमेंट आइदर ओरल और रिटन। इम्प्लाइड मतलब जो सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ऐसा लगता है कि ये पर्सन इसका एजेंट है, मतलब इम्प्लाइड है। अराइज फ्रॉम कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस। जब यूजुअली मेरा भाई मेरे बिहाफ पे सारे काम कर रहा है तो ये इम्प्लाइड है कि वो मेरा क्या है? एजेंट है। भले मैंने उसको कुछ बोला नहीं हो बट मेरे सारे काम वही कर रहा है, तो सर्कमस्टेंसेस, एक्शंस ऐसा इंडिकेट करते हैं कि दैट पर्सन इज माई एजेंट। नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी एक अच्छा पॉइंट है। एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और उसमें एजेंट कुछ एक्शन ले जिसकी हमने उसको जिम्मेदारी ना दी हो, तो दैट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एजेंट एक्ट इन इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट। रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब समझाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मूवी टिकट बुक कर दी, मान लेते हैं सैयारा की कर दी, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। मूवी टिकट बुक कर दी, मैंने उसे बोला नहीं था पर उसने बुक कर दी और डायरेक्टली मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब उसने बिना बोले मेरे वो काम किया है।
अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं, तूने मुझसे पूछा नहीं पर बढ़िया किया, मैं पे कर दूंगी, तो दैट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। हमने किसी काम की ऑथोरिटी नहीं दी, फिर भी उसने वो काम किया और फिर हमने उस काम को मान लिया, तो दैट इज रेटिफिकेशन। एस्टोपेल, एस्टोपेल में प्रिंसिपल अलाउ अदर्स टू बिलीव समवन इज देयर एजेंट। अगर आज मैं आपको बोलूं कि ये पर्सन मेरा एजेंट है, ऐसा अज्यूम कर लो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ये पर्सन मेरा एजेंट है, ठीक है, ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ और आप उस चीज को बिलीव कर रहे हो, तो कल को मैं इनकार नहीं कर सकती, मेरी बातों से मुकर नहीं सकती, दैट इज एस्टोपेल। ठीक है, वो होता है ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। एजेंसी बाय नेसेसिटी समझेंगे हमने एक पर्सन को ऑथोरिटी दी थी कि भाई तू 100 kg मैंगो खरीद लेना। मैंने किस चीज की ऑथोरिटी दी? मैंगो परचेज करने की, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि 2 दिन तेरे पास रखना, फिर मैं उसे कलेक्ट करके ले जाऊंगी। इस बंदे ने 100 kg मैंगो खरीद लिए और अभी हो रही है भारी भरकम बारिश। इसने उस मैंगो को जहां पे स्टोर किया उस एरिया में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, स्टोरेज पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। इस बंदे ने मुझे कॉल करने का ट्राई किया बट मेरा कॉल रीचेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसने मुझे कोशिश की अप्रोच करने की पर वो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब उसे ऐसा लगा कि अभी भी मैं ये मैंगो यहाँ रखूँगा तो ये सारे के सारे मैंगो ख़राब हो जाएंगे और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वहाँ आसपास के लोगों में ये खबर फैला दी कि आम मिल रहे हैं सिर्फ 20 रुपये किलो में। तो सारे लोगों ने आकर वो मैंगो खरीद लिए 20 रुपीज़ kg। उसने जो काम किया उसकी मैंने उसको परमिशन नहीं दी थी, मैंगो बेचने की परमिशन नहीं दी थी, परचेज और स्टोर करने की दी थी। उसने जो काम किया वो काम उसने एक इमरजेंसी में किया। उस इमरजेंसी में जहाँ पे प्रिंसिपल मतलब मुझे कांटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए उसने वहाँ पे सेल कर दिया। और ये काम उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कोई पर्सन खुद के गुड्स के लिए, खुद के असेट्स के लिए करता। तो अकर्स इन एमरजेंसी होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी एजेंट के पास होनी चाहिए। प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि मेरे को कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। एंड एजेंट एक्ट इन प्रिंसिपल्स बेस्ट इंटरेस्ट, और एजेंट जो डिसीजन ले रहा है वो प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो उसे हम बोलेंगे एजेंसी बाय नेसेसिटी। यहाँ पे एजेंट ने जो भी किया होगा, भले उसने बिना ऑथोरिटी के काम किया, फिर भी वो काम वैलिड होगा। नाउ ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट की कौन कौन सी ऑथोरिटी होती है? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एपेरेंट। एक्सप्रेस का मतलब जो ऑथोरिटी हमने शब्दों से दी हो उसको, कि जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई तू मेरे लिए 10,000 तक की टिकट बुक कर देना, तो ये ऑथोरिटी मैंने शब्दों के द्वारा उस एजेंट को दी है। एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड बाय प्रिंसिपल, जैसे एक कंपनी ऑथराइज करिए लॉयर को कि भाई हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन कर लेना, तो जो ऑथोरिटी हमने बोल के दी हो, लिख के दी हो, वो एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड ऑथोरिटी, इम्प्लाइड ऑथोरिटी का मतलब जिस पर्पस के लिए तुमने एजेंट अपॉइंट किया है, अब उस पर्पस के लिए हम उसको सारी ऑथोरिटी देते हैं कि वो उस काम को करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस होगा वो एक्शंस ले पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ज़मीन किसी एजेंट को दी और मैंने बोला तू यहाँ पे फार्मिंग कर। अब मैंने सिर्फ फार्मिंग करने का बोला, तो अब फार्मिंग करने के लिए जो भी चीज़ है, किसान, हल, जो भी ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स, पानी, जो भी ज़रूरत है, वो ज़रूरत है वो एजेंट पूरी करेगा। ये इम्प्लाइड है क्योंकि उसके काम को करने के लिए ये ज़रूरी है। इम्प्लाइड बाय एजेंट रोल और नेसेसरी एक्शंस, जैसे हमने किसी होटल के मैनेजर को ऑथोरिटी दी कि भाई तू मैनेजर है, तो अब उस होटल की जो बेसिक ज़रूरतें होंगी, जो सप्लाईज होंगी, जैसे बेडशीट्स ऑर्डर करना, कर्टेन्स मेंटेन करवाना, साफ़ सफाई करवाना, फूड के लिए जो चाहिए वो मंगवाना, तो ये सारा उसका इम्प्लाइड ऑथोरिटी है। एपेरेंट ऑथोरिटी, एपेरेंट का मतलब जो हमें दिखाई दे रही है पर एक्चुअली नहीं है, दैट इज एपेरेंट। थर्ड पार्टी बिलीव एजेंट हैज ऑथोरिटी ड्यू टू प्रिंसिपल्स एक्शन। एग्जाम्पल, अ सेल्स डायरेक्टर साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंपनी डजंट ऑब्जेक्ट। समझाती हूँ क्या है। मान लेते हैं किसी कंपनी में जनरली सारे कॉन्ट्रैक्ट एक सीईओ साइन करता है, ठीक है, पर इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल्स डायरेक्टर ने साइन किया।
और किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ना तो सीईओ ने रेज किया ना दूसरे डायरेक्टर ने रेज किया, तो सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा कि हाँ शायद इसके पास ऑथोरिटी होगी तभी इसने साइन किया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एपेरेंट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास ये ऑथोरिटी है, हो सकता है इसके पास ये ऑथोरिटी ना हो। तो जो दिखाई दे रहा है बट एक्चुअली में नहीं है, दैट इज एपेरेंट ऑथोरिटी। नाउ एजेंट की लायबिलिटी क्या है? वैसे तो एजेंट की लायबिलिटी जो प्रिंसिपल बोले वो करना है, जितना बोले वो करना है। अगर प्रिंसिपल तुमको बोलता है 2 लाख के गुड्स खरीदने हैं और एजेंट अगर 2.5 लाख के ले आएगा, तो प्रिंसिपल 2 लाख के लिए ही लायबल होगा, 50,000 के लिए लायबल नहीं होगा। एजेंट अपनी ऑथोरिटी के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एजेंट की लायबिलिटी होती है कि प्रिंसिपल ने जो ऑथोरिटी दी उसमें रहकर काम करे, समय से काम करे और बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना लाए कि प्रिंसिपल के काम में अपना बेनिफिट ढूंढ रहा हो वो, तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अब प्रिंसिपल होते हैं 2 तरह के, डिस्क्लोज्ड एंड अनडिस्क्लोज्ड। समझाती हूँ क्या है ये। लेट्स से पीडब्ल्यू है, आकांक्षा मैम है एंड स्टूडेंट है। मेरे पास कुछ बुक्स है जो मुझे पीडब्ल्यू ने दी है, बहुत ही अच्छी बुक्स है एसीसीए की, ठीक है। अब ये स्टूडेंट के पास मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि डियर स्टूडेंट मेरे पास बहुत अच्छी बुक्स है, विल यू लाइक टू बाई इट। ये बुक्स मैंने ही बनाई है, ये सारा मैंने ऐसा बोला उसको कि मैंने क्रिएट की है, मैंने क्राफ्ट की है, ड्राफ्ट की है और तुम इसे खरीद लो, मैं 50% डिस्काउंट पे दे रही हूँ तुमको। स्टूडेंट ने बिलीव किया, मैंने अपनी बात में 1% भी जिक्र नहीं किया कि मैं पीडब्ल्यू के बिहाफ पे ये बुक्स लाई हूँ तुम्हारे पास, 1% भी जिक्र नहीं किया, जबकि वो बुक्स मुझे पीडब्ल्यू ने दी थी सेल करने के लिए। तो मान लेते हैं अगर ऐसा सिचुएशन है, इसका मतलब ये पीडब्ल्यू कौन हुआ? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल हुआ। समझ रहे हैं आप? अनडिस्क्लोज मतलब मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया है, इट इज अनडिस्क्लोज्ड। तो सेम वे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे या किसी पर्सन के बेसिस पे मैं काम कर रही हूँ, इफ आई एम वर्किंग ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन, और जब मैं उनके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं करती, इसका मतलब ये लोग अनडिस्क्लोज्ड है। अब ये लोग अनडिस्क्लोज्ड है तो जनरली यहाँ पे जो एजेंट होता है वो पर्सनली लायबल होता है, मतलब उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस निभाने की। बाकी नॉर्मल केसेस में जहाँ प्रिंसिपल डिस्क्लोज्ड है वहाँ पे प्रिंसिपल लायबल होता है, पर प्रिंसिपल अगर डिस्क्लोज्ड है ही नहीं, थर्ड पार्टी के सामने हमने बताया ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है। द थर्ड पार्टी डजेंट नो एजेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे इसे पता नहीं है कि ये पर्सन एजेंट है, ये तो इसी को प्रिंसिपल मान रहे हैं, तो ये पर्सनली लायबल है। पर जैसे ही हम डिस्क्लोज करेंगे, जैसे ही मैं जाके बताऊंगी कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आई, द थर्ड पार्टी मे होल्ड आइदर द एजेंट और प्रिंसिपल लायबल। अब अगर कुछ गलत होगा तो ये स्टूडेंट या तो एजेंट को लायबल मान सकता है या प्रिंसिपल को, क्योंकि अब प्रिंसिपल डिस्क्लोज हो चुका है। इफ थर्ड पार्टी हैज ऑलरेडी सेटल्ड द कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट दे कैन नॉट स्यू द प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट सेट हो चुका है तो यहाँ पे अब प्रिंसिपल को स्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लिया है। तो जनरली एजेंसी में एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता है, पर एजेंट अपनी ऑथोरिटी के बियॉन्ड जाए या फिर प्रिंसिपल को डिस्क्लोज ही ना करे तो एजेंट लायबल है। लेट्स गो टू डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। द थर्ड पार्टी नो कि एजेंट किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, दो द प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी में बी अननोन। ये समझते हैं, मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है केबीसी, एक उसका एजेंट है और एक थर्ड पार्टी है। ये एजेंट थर्ड पार्टी को गुड्स बेच रहा है और थर्ड पार्टी को बोल रहा है कि देखो ये गुड्स मेरे नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अब किसके हैं वो तो नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल अननोन है, पर थर्ड पार्टी को ये तो पता है ना
कि यहाँ पे एजेंट है जो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, आइडेंटिटी नहीं पता है मगर ये पता है कि किसी और के बिहाफ पे काम हो रहा है, तो दैट इज डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. जनरल रूल, द प्रिंसिपल इज लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल. जनरली एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता अनलेस एजेंट अज्यूम्स पर्सनल लायबिलिटी. अगर एजेंट खुद बोलता है कि हाँ भाई अगर कुछ भी हुआ तो मेरी पर्सनल लायबिलिटी है, अगर एजेंट खुद लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो बात अलग है. ट्रेड कस्टम इम्प्लाइज पर्सनल लायबिलिटी. अगर बिजनेस ऐसे नेचर का है जहाँ पे एजेंट खुद लायबल होते हैं तो वहाँ पे एजेंट विल बी लायबल. एजेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज प्रिंसिपल आइडेंटिटी. अगर एजेंट से पूछा जा रहा है कि तुम किसके बिहाफ पे आए हो और एजेंट नहीं बता रहा है तो उस सिचुएशन में एजेंट लायबल है. तो पर्सनल लायबिलिटी कब हुई? जब प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड हो, जब एजेंट ऑथोरिटी के बियॉन्ड जाए, जब एजेंट खुद ही एक्सेप्ट करे कि आई एम पर्सनली लायबल, जब ट्रेड कस्टम ऐसा हो, बिजनेस का नेचर ऐसा हो तो एजेंट कैन बी पर्सनली लायबल. एजेंट के राइट्स क्या है? क्योंकि वो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है तो या तो वो कमीशन लेगा या वो सैलरी लेगा. तो राइट ऑफ रेम्यूनरेशन, एजेंट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन, या तो सैलरी या फिर कमीशन. इंडेमनिटी, अगर एजेंसी का काम करते हुए एजेंट के कोई खर्चे हुए हैं तो एजेंट को इंडेमनिटी मिलना चाहिए, वो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए. प्रिंसिपल मस्ट रीएम्बर्स रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंट. राइट ऑफ लीन, अगर प्रिंसिपल जो है कॉम्पनसेशन पे नहीं कर रहा है, कमीशन नहीं दे रहा, सैलरी नहीं दे रहा है, तो एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी अपने पास जब्त करके रख सकता है. दैट इज राइट ऑफ लीन. द एजेंट कैन रिटेन पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी अंटिल पेड. जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को जब्त करके रख सकता है. अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल इज डन. बच्चों अब देखो एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है दैट आई वांट टू टेल यू, दैट इज रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन सिर्फ वैलिड चीजों का हो सकता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरी फ्रेंड ने मूवी टिकट बुक कराई मुझसे बिना पूछे, ठीक है, तो वो रेटिफिकेशन हो सकता है कि नॉर्मल काम किया है. पर अगर वो कोई इलीगल एक्शन करे, जैसे ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाए, बोले कि मैंने तेरे बिहाफ पे किया है, तो मैं उसको रेटिफाई नहीं कर सकती हूँ. इलीगल कामों को, जो इलिसिट है, ऐसे कामों को रेटिफाई नहीं किया जा सकता. दूसरा, प्रिंसिपल को सारा डिटेल मालूम होना चाहिए. नॉलेज ऑफ ऑल फैक्ट्स, सारी चीज़ें पता होगी तो ही वो रेटिफाई कर पाएगा. अगर उससे कुछ छिपाया जाएगा तो रेटिफिकेशन इनवैलिड हो जाएगा. समझ आ रहा है? प्रिंसिपल जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की. अगर वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो रेटिफाई नहीं कर सकता है. तो रेटिफिकेशन की कंडीशंस हैं कि रेटिफिकेशन पूरा का पूरा होता है, जो भी काम हुआ है वो पूरा रेटिफाई होता है. प्रिंसिपल को सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए और जो एक्शंस वैलिड है वही रेटिफाई हो सकते हैं. इलीगल एक्शंस कैन नॉट बी रेटिफाइड. सो बच्चों आज हमने एजेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे कि एजेंसी क्रिएट कैसे होती है, डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल्स क्या है, एजेंट की लायबिलिटीज़ क्या है, एजेंट के राइट्स क्या है. एंड दैट्स इट फॉर द डे. अपकमिंग सेशन में हम पढ़ेंगे समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग जो हम स्मॉल टाइम में बहुत अच्छे से समझ पाएँ. तो ऐसा कुछ कवर करते रहेंगे हम. स्टे ट्यून्ड, कीप डूइंग द रिवीजन, and thank you so much everyone.